गो। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नमस्कार मोदी जी, आज आपका जन्मदिन है। आप 75 साल के हो गए। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी उम्र और आगे बढ़े और आप इसी तरीके से स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना मैं कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ। लेकिन फिर मेरे कुछ सवाल भी हैं आपसे मोदी जी। मोदी जी, आज आपका 75वां जन्मदिन है। आपने अपना पूरा पीआर लगा दिया है, पूरी ताकत आपने झोंक दी है, आपने और आपकी सरकार ने, ताकि हर घर में आपका बर्थडे मनाया जाए, ताकि हर स्कूल, हर संस्थान में आपका बर्थडे मनाया जाए, ताकि हर अखबार के फ्रंट पेज पर सिर्फ आपकी तस्वीर आए, हर जगह सिर्फ आप ही आप नजर आए और ये बताने की कोशिश की जाए कि देखिए 75 साल के होने पर मोदी जी कैसे पूरा देश और पूरी दुनिया, दुनिया के बड़े बड़े नेता भी आपके बर्थडे को धूमधाम से मना रहे हैं। और आज ही के दिन आपने देखा भी कि कैसे कोई एक्टर हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर क्रिकेटर हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर टीचर हो, सब ने आपके लिए अपने जो बधाई संदेश हैं वो दिए हैं। और मैं इसे मान रही हूँ, ये आपने उनको प्रेशराइज नहीं किया होगा, किसी तरह का उनके ऊपर दबाव नहीं होगा जब वो ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अंबानी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो आपको 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहे देखना चाहते हैं। लेकिन क्या देश की जनता भी ऐसा ही सोचती है? क्या देश के युवा भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या देश के मन में भी यही उत्साह है कि वो आपके 75 साल के होने पर वो इसी तरीके से सेलिब्रेट करें? लगता तो ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि शाहरुख, आमिर, अंबानी से लेकर सबने कैसे बधाई के संदेश दिए हैं, जैसे उनसे दिलवाए जाते हैं और जैसा वो करने पर मजबूर होते हैं, या फिर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं, मुझे ये आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप जनता हैं, आप हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहती हूँ। पूरी ताकत झोंकी गई है, सब कुछ किया गया है ताकि ट्विटर से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, अखबारों से लेकर, मीडिया से लेकर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का बर्थडे, जन्म दिवस जो है वो छाया रहे और वो सुर्खियों में छाए रहे। हो क्या रहा है लेकिन ट्विटर पर मोदी जी के जन्मदिन का हैशटैग नीचे चल रहा है और बेरोजगार दिवस जो है वो ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ये आप देख लीजिए। ये आपको ये बताता है कि मोदी जी के जन्मदिन को लेकर युवाओं में कितना उत्साह है। 201 आप ये देखिए, 2 लाख 1 यानी कि 201 के तो पोस्ट हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की, और 101 के पोस्ट हैं हैप्पी बर्थडे मोदी जी। और ये कब है? जब मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो इसमें लगा दी है। मोदी जी का जो पीआर है पूरा, बीजेपी आईटी सेल से लेकर सब कुछ इसमें लग गया होगा, राइट विंग से लेकर सब इसमें लग गया होगा कि कैसे इसको नंबर 1 ट्रेंड बनाया जाए। लेकिन बेरोजगार युवाओं ने, लाखों बेरोजगार युवाओं ने इन अरमानों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। ऐसे वक्त में जब वोट चोर गद्दी चोर आपके नाम के साथ चस्पा हो गया है, जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जब हर वर्ग हाहाकार कर रहा है, तो आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का हर वर्ग, छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक, स्कूल से लेकर दफ्तरों तक, हर कोई आपके 75वें जन्मदिन पर बिल्कुल खुशी से सराबोर हो गया है। मोदी जी, देश के मुसलमान भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। देश के मुसलमान आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके जन्मदिन से एक दिन पहले आखिर आसाम बीजेपी की तरफ से ये जो वीडियो जारी किया गया है, क्या ये मुसलमानों को के लिए आपके जन्मदिन पर एक बेशकीमती तोहफा है? क्योंकि पिछले 12 साल से तो मुसलमान देख ही रहे हैं ना कि आपके आपके कार्यकाल में उनके साथ क्या क्या हो रहा है। ये वीडियो आप देख लीजिए और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को म्यूजिक के साथ आप दिखाएं और दिखाएं कि इस वीडियो में नफरत की पराकाष्ठा है।
मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बस अब बीजेपी अब बस करने वाली है कि मुसलमानों से नफरत को लेकर ये शायद उनकी लिमिट है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है और फिर पता चलता है कि तो उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। हर रोज किस तरह से मुसलमानों को डिह्यूमनाइज किया जाता है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाता है, उनका कैसे विलिफिकेशन होता है, उनको कैसे देश का एक ऐसा दुश्मन बना दिया गया है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत मोदी जी को है, लेकिन उन्हें कैसे दुश्मन दिखाकर वो कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, वो सब कुछ देखिए किया जा रहा है। और ये वीडियो जारी किया है आसाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये ऑफिशियल हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया है। यानी कि अब थोड़े बहुत जो दिखावा रह गया था वो दिखावा भी नहीं है। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इस वीडियो को लेकर, और इस वीडियो का एक हिस्सा है जिसको मैंने हटा दिया है क्योंकि वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। वहां बाकायदा तौर पर ये दिखाया जा रहा है। इस वीडियो का सार मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है, यानी कि मुसलमानों की अगर सरकार आती है, कांग्रेस यानी पाकिस्तान परस्त, अगर उनकी अगर सरकार आती है तो पूरे आसाम में क्या होगा? पूरे आसाम में मुसलमान सड़कों पर बैठकर खुलेआम गौमांस काट रहे होंगे, वो हर तरफ सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे होंगे, मुसलमान जो हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो पूरे आसाम पर उनका कब्जा होगा, 90% उनकी आबादी हो जाएगी, जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां सिर्फ आपको मुसलमान ही मुसलमान आपको नजर आएंगे, यानी कि पूरे तौर पर मुसलमान आप आसाम पर कब्जा कर लेंगे। ये आप देखिए, ये घृणा से पूरी तरीके से भरपूर ये वीडियो ये जारी किया गया है। मैं इसे ऐसे देखूंगी कि ये एक तोहफा है मुसलमानों के लिए जो मोदी जी ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले ये दिया है। क्योंकि आप ही देखिए, ये वीडियो जब जारी किया गया है, इस जब नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर के उस स्वप्न में आई थी, जब वो वीडियो जारी किया जाता है तो उसे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश देके हटवा दिया जाता है। जब इस तरह के दूसरे वीडियोस अगर कांग्रेस की तरफ से किसी और की तरफ से होते हैं तो देखिए आनंद फानन में क्या क्या किया जाता है। मैं इंतजार कर रही हूँ चुनाव आयोग का, क्या उसको लेकर कोई वो संज्ञान लेंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाएगा इस वीडियो को हटाने के लिए। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, इसको इस वीक के मिलियंस में व्यूज हैं, इसको लोग देख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि किस देश में हम आखिर रह रहे हैं। अब तो लोकतंत्र का, सेकुलरिज्म का जो ढकोसला है, जो ढोंग है, जो पाखंड है, वो भी अब खत्म कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। जब प्रधानमंत्री अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में लाल किले की प्राचीर से इन्फिल्ट्रेटर्स की बात करें, उसको अंडरलाइन करके आप पढ़िए मुसलमान, जब वो अपनी बिहार की स्पीच से लेकर अपने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच से लेकर हर जगह जब वो घुसपैठिया 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 का लफ्ज इस्तेमाल करें, यानी कि मुसलमान, यानी कि वो ये कहें कि लाखों की तादाद में बिहार में जो घुसपैठिए मुसलमान हैं वो कैसे आपके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपकी रोटी को ले जाएंगे, आपके रोजगार को ले जाएंगे, आपके घर के अंदर घुस जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। तो आप सोचिए कि इन 12 सालों में मुसलमानों के नाम पर मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक ऐसा दुश्मन खड़ा कर दिया गया है जिसकी बहुत सख्त जरूरत है मोदी जी को, मीडिया को। क्योंकि मैं सोच रही हूं कि अगर मुसलमानों को हटा दिया जाए पल भर के लिए तो एक लाइन भी ना तो ये घृणित मीडिया कभी बोल पाएगा और ना मोदी जी और उनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना वो बोल पाएंगे। अफसोस होता है कि 12 साल में इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। ये जन्मदिन का आज मौका है मोदी जी की, मैं दिल भर के उनको मुबारकबाद देना चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे मुबारकबाद दूं। हर तरीके से आप ये देखिए कि कैसे मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है, तमाम जो संस्थाएं हैं वो कैसे सरकार के पिट्ठू बनकर काम कर रही हैं, कैसे हर वर्ग को परेशान किया जा रहा है, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ जुल्म की किस तरह के तमाम इंतहाएं जो है पार की जा रही हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। पत्रकार अब अडानी का नाम तक नहीं ले सकते हैं। बड़े बड़े पत्रकार जिनको आप बड़ा पत्रकार कहते हैं, जो वाकई में काम कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो अडानी का नाम तक भी नहीं ले सकते हैं। और अगर नाम ले तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी वो आपको पता है कि कोर्ट से ऑर्डर लाकर बाकायदा तौर पर उनसे ये कहा गया है कि आप इन तमाम वीडियोस को
को आप टेक डाउन करिए, इंस्टाग्राम से भी हटाइए और बाकायदा तौर पर ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से और यूट्यूब की तरफ से उनको ये कहा गया है। तो क्या ऐसे दौर में हम वाकई में कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या हम वाकई में मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करें? क्या ये मौका है? क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं इन 12 सालों में? क्या उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है जनता के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, कि हम उसको सेलिब्रेट करें? जहां जबान खोलना भी अब गुनाह हो चला हो, जहां पर आपकी आवाज को हर वक्त हर सेकंड जो है वो दबाया जाता हो, जहां पर शाहरुख खान, आमिर खान और अंबानी जैसे लोग, और खासतौर पे आमिर खान और शाहरुख खान या इन्हीं जैसे तमाम और जिनको आप हीरोज कहते हैं, चाहे वो एक्टर्स ही सही, लेकिन नाम तो उनका हीरोज के तौर पर लिया जाता है, या फिर जो क्रिकेटर्स हैं, वो देखिए कैसे सरकार का एक तरह से पपेट बनकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के पपेट की तरह वो यहाँ पर बधाई संदेश दे रहे हैं। ऐसे बधाई संदेश आपने किसी और को कभी क्यों नहीं दिए? क्या आपने मोदी जी को आप बधाई संदेश दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने इसी सरकार से कभी अपने इस इन्फ्लुएंस का, जो करोड़ों लोग आपको देखते हैं, क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल करके उनसे सवाल भी पूछे हैं? तो आप सोच लीजिए। मैं आप लोगों से, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि चूज करिए अपने हीरोज, कि आपके हीरोज दरअसल हैं कौन? कौन है वो लोग जो वाकई में हीरो कहलाने के लायक हैं? क्या आप वाकई में ऐसे लोगों को, जो आप जिनके मूवीज के टिकट खरीद कर आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं, करोड़ों का, अरबों का फायदा उनको होता है, हजारों लाखों करोड़ के फायदे और प्रॉपर्टीज और तमाम बिजनेसेस इन्होंने अपने खड़े कर दिए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी लाठियां खा रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। आप लाठियां खा रहे हैं क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप लाठियां खा रहे हैं क्योंकि आप महंगाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आप लाठियां खा रहे हैं क्योंकि जेलों में बंद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको लेकर आप आवाज उठा रहे हैं। आप जेलों में बंद हैं क्योंकि आपने मजलूमों के खिलाफ अपने अधिकारों को लेकर आपने आवाज उठाई। और इस सब के बीच सेलिब्रेशन का मौका है क्योंकि मोदी जी का बर्थडे है। मोदी जी 75 साल के आज हो गए हैं। तो आइए हम सब मिलकर मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। एक तस्वीर आप दिखा दीजिए जहां पर अखबार हैं, और उन अखबारों की कटिंग आप देख लीजिए, और आपको मैं ये दिखा दूं कि कोई अखबार अंग्रेजी और हिंदी का नहीं बचा होगा जिन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार जो हैं नहीं दिए होंगे मोदी जी के 75वें जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। सवाल तो मेरा ये भी है कि मोदी जी 75 साल का होने पर जिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को आपने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, आखिर आपके ऊपर वो नियम लागू क्यों नहीं होता है? क्या आप पार्टी, संघ, सबसे आप बड़े, देश से बड़े आप हो गए हैं? तो ये सवाल तो बनता ही है, और ये सवाल आज के दिन से बेहतर तो कभी और हो नहीं सकता है जब आप सेलिब्रेशन में मशगूल हैं और पूरे देश को आपने एक तरह से आदेश पारित कर दिया है कि हर कोई आज के दिन आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करे क्योंकि आप 75 साल के हो गए हैं। चलिए मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ रविंद्र शिरोन को आप देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। रविंद्र जी स्वागत आपका। अरुण दीक्षित जी है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ के राय जी हैं, एडवोकेट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत राय साहब इस कार्यक्रम में। शुरुआत में अरुण जी आपसे करना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं मोदी जी का आज बर्थडे है? आमिर खान, शाहरुख खान, अंबानी, क्रिकेटर से लेकर तमाम लोगों ने उनको बधाइयां दी हैं, अखबार पटे पड़े हैं, पोस्टर्स रंगे पड़े हैं, स्कूलों में आदेश दिया गया है, दफ्तरों में आदेश दिया गया है, क्योंकि आज मोदी जी का बर्थडे है। बुशरा जी, मुझे 2-3 चीजें याद आ रही हैं ये सब देख के, क्योंकि कई दिन से देख रहे थे स्कूलों में बच्चों को कहा गया था कि वो ई कार्ड बना के लाएं, पेरेंट्स को कहा गया था, और हर स्टेट में, इवन स्टेट मशीनरी, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में तो सरकारी अधिकारी भी जन्मदिन मनाने पे लगे हुए हैं। तो जब अलग अलग तरह की चीजें याद आई, जब छोटे थे तो हमारे घर में हमारा भतीजा
4-1 साल का था, तो जैसे उसका बर्थडे आता था तो एक हफ्ते से वो चिल्लाता था और उसको तैयारी करनी, सबको तैयारी करा देता था, वो इतना खुश होता था। तो एक बच्चे जैसी वो रहती थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दहशत फैलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि सब मेरे साथ हैं। अपनी पार्टी को मैसेज है, ये दूसरे को नहीं है, क्योंकि हम और आप सब समझ रहे हैं कि क्यों शाहरुख खान बोल रहे हैं, क्यों मुकेश अंबानी बोल रहे हैं, क्यों आमिर खान बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे तो कल पत्थर पड़ेंगे। मुकेश अंबानी तो वैसे ही परेशानी में है, बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ चीजें उनकी सेटल हो रही हैं। देखिए, असल समस्या क्या है? असल समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि अब ये देश मेरे साथ नहीं है। पिछले चुनाव में जो उन्हें वोट मिले वो लगभग 24 करोड़ के आसपास हैं। 140 करोड़ के देश में 24 करोड़ के समर्थन से बना प्रधानमंत्री कितना डरपोक है, ये अब सबने देख लिया है। मैं सीधे सीधे कहता हूं, ये डर है अंदर का, क्योंकि लगातार कम हो रहा है और डराने के लिए और कोई तरीका नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान और मुसलमान नहीं होते तो नरेंद्र मोदी की राजनीति नहीं होती, कुछ और कर नहीं सकते थे। अब जिस असम के वीडियो की आपने बात की, वो बहुत ही शर्मनाक और घृणास्पद है। आपने एक छोटे कोर्ट के जरिए दिल्ली में सभी बड़े पत्रकारों से कहा है कि आप अडानी पर जितने वीडियोस हैं वो हटाइए। पटना हाई कोर्ट कहता है कि वो एक एआई जनरेटेड वीडियो जो कांग्रेस ने जारी किया था इनकी मदर को लेके, प्रधानमंत्री जी की, वो भी हटाने के ऑर्डर आ गए। फिर बीजेपी का अपना स्टेट यूनिट जो जारी कर रहा है, और कौन से राज्य में? उस राज्य में जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, असम, जिसका विवाद, जातीय विवाद और नस्ली हिंसा का रिकॉर्ड है, वहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस तरह के वीडियो आते हो, वहां का मुख्यमंत्री खड़े होकर मियां मुसलमान करता हो, मियाओं ने कब्जा किया है। घृणास्पद भाषा के अलावा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार करते रहे। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि इसको रोकेगा कौन, ये किसके लिए है और कौन करवा रहा है। अब देखिए, संघ की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा बहुत पहले साफ हो चुका है। तो जब मोदी जी ही आम ब्रह्मास्मि, उनका ही सीधे उनकी तरफ से ऑर्डर है सभी को, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो फिल्मी एक्टर्स हो, चाहे वो नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कार्यकर्ता हो, मैसेज डाउन द लाइन ये है कि आज आपको मोदी जी का जन्मदिन मनाना है, आज जश्न मनाना है। तो ये इस तरह की चीज, इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक तरफ आप आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, वो मध्य प्रदेश में उन्होंने महिलाओं के पोषण को लेकर के और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, सॉरी। इससे पहले मध्य प्रदेश में पिछले लगभग, अब आप समझ लीजिए 22 साल में 15 महीने निकाल दें, बीजेपी की सरकार है। मैं लगातार देखता रहा हूं, तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कहीं भी एक भी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल एरिया, 20 साल का समय कम नहीं होता है, लेकिन नहीं डेवलप हुआ है। यहां भी किसानों की जमीन करीब 2100-2200 एकड़ जमीन छीन के 91 इंडस्ट्रीज को दी गई है, जो वहां उद्योग लगाएंगे। दावा यह किया गया है कि 3 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तो वहां किसान से जमीन छीनी जा रही है, और वहां बात क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का नजरिया देखिए आप, वो कहते हैं पैसा किसी का आए, काला आए सफेद आए, मेहनत हमारी होनी चाहिए। अंग्रेजों के दिन याद कीजिए, अंग्रेज भारत के लोगों को गुलाम बना के उनसे मेहनत करवाते थे, कमाई खुद ले जाते थे। जब बाहर के लोग आएंगे या नियो अंग्रेज जो हैं, ये बनिए, ये कारोबारी क्या है? पैसा किसका बढ़ रहा है? 12 साल में अडानी की हैसियत लगातार बढ़ती जा रही है। उनको 1 रुपए में जमीन मिलती है, उनका बैंकों का कर्जा माफ होता है, और एक किसान पे अगर 10,000 रुपया है तो मोदी जी का सिस्टम उसको उठा के जेल में बंद कर देता है। आप एक एक समस्या को समझने की कोशिश की कि सब तरफ मोदी जी ने जो है इतनी खुली छूट दी है कि आप जैसे चाहो। बीजेपी के राज्यों में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी खबर आई है कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उनको लेकर के सरकार कटघरे में है। मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि उज्जैन, महाकाल, जहां सिंहस्थ लगता है, वहां मुख्यमंत्री चूंकि वहीं से आते हैं, वो चाहते हैं 1 लाख। अरुण जी, मेरा सवाल ये है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि इवेंट में पूरे देश को झोंक कर
वो हर दिन उनको किसी ना किसी तरीके का इवेंट चाहिए। आज तो उनका जन्मदिन है, आज तो 75 साल के हो गए। ये इवेंट में पूरे देश को झोंक कर क्या वो ये समझते हैं कि लोग वाकई में अंधे हो गए हैं कि अब उनसे कोई जायज सवाल नहीं पूछे जाएंगे? 2014 से लेकर आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। आपने जो कुछ कहा, आपने उसमें से अगर 4 चीजें भी पूरी की हो तो आप अपने बर्थडे के मौके पर उसको आप लिख कर कहिए ना कि देखिए आज आज मेरा जन्मदिन है, जनता के लिए मैंने ये काम किए हैं और मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। अगर आपने वाकई में कुछ किया होता तो आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, जनता खुद सामने आकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करती। बुशरा जी, मैं जो कह रहा था वो बात खत्म करता हूं कि प्रधानमंत्री किसानों के लिए, महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे थे आज, और वहीं उज्जैन में 1 लाख बीघा किसानों की जमीन मुख्यमंत्री अपनी मर्जी के लिए छीन रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ इवेंट, इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर सवाल पूछा जाता, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, अगर सवाल पूछा जाता गोधरा के समय, अगर सवाल पूछा जाता अहमदाबाद के दंगों के समय, अगर सवाल पूछे जाते उन दिनों में जिन दिनों फेक एनकाउंटर हुए, जज की संदिग्ध मौत के समय, और लोग ये सोचते कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान से नहीं, देश हम सबका बराबर है, हमें यही रहना है, और ये भी समझते कि 40 करोड़ और वो 25 करोड़ कहते हैं, मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यकों की आबादी जो है, क्या ये देश उनका नहीं है? जिस दिन ये स्थापित कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि देश सिर्फ हिंदुओं का है। अब संघ प्रमुख कहते हैं कि जो भारत में रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं। जब इस धारणा को बल दिया जाता है और उसके बाद 24 करोड़, 140 करोड़ में 24 करोड़ लोग समर्थन देते हैं, तो उसमें बचती नहीं है जगह सिवाय इवेंट मैनेजमेंट के और कुछ नहीं। सिर्फ दिखावा करना, झूठ बोलना, लगातार गलत तथ्य देना। सवाल करे कौन? सवाल हम और आप करेंगे तो हमारे आपके कहीं कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, कहीं पुलिस आ जाएगी। अब कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए पैरेलल मीडिया में। ये एक तरह की तानाशाही है जिसको इवेंट्स का रूप देके किया जाता है। लोगों को भड़काया जाता है, कभी कपड़े से पहचानते हैं, कभी भैंस लूटने की बात करते हैं, कभी भी अब घुसपैठिए की बात आज कर रहे हैं। कहां, किन राज्यों में? जो सीमा से लगे हुए नहीं है। अब उनके लिए क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, गृह मंत्री जब कहते हैं 12 साल बाद, तब शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, दोनों को पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस देश के लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जमानतें नहीं मिल रही है, कोर्ट में पहुंचे हैं। अर्बन नक्सल के नाम पे कौन लोग जेल में हैं? सबको पता है कि उनके कंप्यूटर्स में अब घुसपैठ करके चीजें डाल दी गई थी, लेकिन कोर्ट को भी देखिए कि वो फादर सेंस की डेथ हो गई, उनको सिपर तक नहीं मिला। सब तरफ से हर जगह कोई भी अंग इस देश में हमारे प्रजातंत्र का, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, और विधायिका का तो कुछ कह नहीं है। इन्होंने आके हर स्तर पर हर खंबे को खत्म किया है, सारे स्थापित मानदंड तोड़े हैं। जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृति का जो भाईचारा था वो खत्म किया है, डंके की चोट पर खत्म किया है। अब जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेगा तो हम किससे पूछेंगे? देखिए, दूसरी संस्थाएं, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि हम देश की राष्ट्रपति से कुछ बात करेंगे तो वो सुनेंगी? जो राष्ट्रपति दही और चीनी लेके आती हैं जब वो प्रस्ताव लेके जाते हैं मंत्रिमंडल बनाने का, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने हस्तक्षेप हो रहे हैं। चुनाव आयोग आज सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहा है। बिहार का इतना बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री बिहार पर खजाना खोले, रोज जाके बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में SIR के जरिए जो वोट चोरी हुई है उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? ये जो दादागिरी है, और दादागिरी से एक तरफा चाल चली जा रही है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जो तटस्थ लोग हैं, जो ना इधर है ना उधर है, वो सबसे बड़े दोषी हैं। अगर उनको लगता है कि कल सिर्फ मुसलमान सफर करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान सफर करेंगे तो हम अपने आप करेंगे, क्योंकि हम साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि एक घर जल जाए दूसरा घर छूट जाए। आग धर्म नहीं देखती है, ना पानी देखता है, ना हिंसा देखती है। लेकिन प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं, मैं आपकी तरह मैं भी उन्हें जन्मदिन पे बधाई देता हूं, लेकिन उनसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि जन्मदिन मनाइए,
जनता की कीमत पर नहीं, देश की कीमत पर नहीं, हमारे समाज की कीमत पे नहीं, हमारे भाईचारे की कीमत पे नहीं। हम सब आपका जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन देश को बख्श दीजिए, लोगों को बख्श दीजिए। ये जो स्थिति बना तो दी आपने है, बहुत महत्वपूर्ण, कैसे जी जी, महत्वपूर्ण कैसे बात आपने रहेंगे हम कही है कि इन तमाम कीमत पर, जी, इन तमाम कीमतों पर हम आपका बर्थडे नहीं मना सकते हैं। हम आपका बर्थडे ज़रूर मनाना चाहते हैं, दिल से आपको मुबारकबाद भी देना चाहते हैं, लेकिन ये तमाम सवाल भी हमारे मन में हैं। और अंबेडकर ने कहा था कि हीरो वर्शिप इज़ अ श्योर रोड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। यानी कि जो हीरो वर्शिपिंग है वो इवेंचुअली आपको डिक्टेटरशिप की तरफ जो है वो लेकर जाती है। तो मैं रविंद्र जी के पास आऊं इससे पहले राय साहब, सवाल मेरा ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग एक लोकतंत्र में तो हैं, ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब विदेश में जाते हैं मोदी जी तो वे ये कहते भी हैं, और जो संविधान की बात करते हैं, बापू के सिद्धांतों की वो बात करते हैं, लेकिन देश में जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है एक राजा है और हम सब प्रजा हैं, और वो जो कहेंगे हम सिर्फ वो करेंगे। बिल्कुल उनका बर्थडे इसी तरीके से तो मनाया जा रहा है कि राजा का आदेश है, पूरी जनता को आज बस खुश रहना है क्योंकि राजा का बर्थडे है। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि आप देश की स्थिति और आज जो उनका बर्थडे है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आवाज खोले राय साहब की, जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, नहीं अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं टीम से कहूंगी एक बार राय साहब का वो वॉल्यूम देखें। हाँ फारूक अगर जी 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 निसार निसार मैं तेरी गलियों में है वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। अगर हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई रहमदिल इंसान होता, जिसको इस देश के जमहूरियत में, लोकतंत्र में और संविधान में यकीन होता, विश्वास होता, तो जिस तरह की मुसीबत पूरा पंजाब, पूरा हिमाचल, पूरा कश्मीर, पूरा उत्तराखंड झेल रहा, जिस तरह से पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से पत्थरों और मलबों में तब्दील हो रहे हैं, जिस तरह से सैकड़ों जिंदगियां उन मलबों में सिसक सिसक के मर रही हैं, प्रधानमंत्री आज खामोश होकर अपने आवास पे बैठे होते और उन तमाम लोगों के लिए दुआएं करते जिनको बचा नहीं सके, जिनको उनके पूंजीपतियों ने सैलानियों के लिए और अमीरों के लिए उन पहाड़ों पर अय्यासी के अड्डे बनाने के लिए पहाड़ की धज्जी उड़ा दी। आज पूरी लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम जो ये ह्यूमन ट्रेजिडी, मैन मेड ट्रेजिडी बना के रख दिया। आज मोदी जी के जन्मदिन का तोहफा तो 65 लाख वोटर हैं, जिनका वोट का अधिकार नहीं छीना, बल्कि उनके बच्चों के शिक्षा का अधिकार छीना, क्योंकि चुनाव के बाद उनकी नागरिकता खत्म होगी किसी आधार पे कि आपके पास प्रमाण नहीं है। और 65 लाख लोगों में मैक्सिमम या तो दलित है या तो मुसलमान है। 5 जिले सीमांचल के, वहां 10 लाख वोटरों को का वोटिंग राइट खत्म हुआ इस प्रोसेस में, और उसका 70% मुसलमान है। तो क्या आपने एक 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 धर्म और एक जाति के हिंदुस्तान का सपना देखा, जिसमें मुसलमान स्वयं दर्जे का नागरिक होगा, जिसमें दलित जो है फिर अपने कमर में झाड़ू बांध के चलेगा, मुंह और गर्दन में हंडिया लटका के चलेगा, जहां पर उनकी औरतों को जिनका जलाया जाएगा, उसका जश्न मनाया जाएगा। आप बताइए, हम तो उत्तर प्रदेश का ही फिर आपको कर दे कि मोदी जी का जन्मदिन के पीछे कितना बड़ा मौत का मंजर है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, आप यकीन न करिए, पुलिस से भी बड़ा हिंदुस्तान में। आप एक गजा पर सारी दुनिया रो है, हिंदुस्तान में जगह जगह गजा की तरफ से जुल्म सितम कायम है। आपको आंकड़ा में दे दूं, 15,000 टोटल इनकाउंटर सिर्फ यूपी में हुआ, जिसमें 9,467 लोग ऐसे थे जिनके घुटनों पे गोली मारी गई, जिसको लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा कहा गया, जिसको जिसको हाफ इनकाउंटर कहा गया। और इस तरह मारी है कि सारे जिंदगी वो अपाहिजों की तरह से खाट पर पड़े रहेंगे, वो अपने बच्चों को गोद में लेके बैठ नहीं सकते। ये और उस पर कौन लोग थे इनकाउंटर?
इनकाउंटर के शिकार कौन, मैं क्यों बार बार मुझे कहना पड़ा जो पड़ेगा, जो मुसलमान थे और वो दलित थे और वो पिछड़ी जात के लोग थे, क्योंकि आपने इनको निशाना बनाया। आप उनको संदेश देने की कोशिश किया। आप सोचिए 238 लोग मुठभेड़ों में मारे गए। सारी जुडिशरी, सारा पत्रकार कह रहे हैं कि सारी ज्यादातर 90% मुठभेड़ें फर्जी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता मंच के जनहित याचिका पर इलाहाबाद में 40 साल के दलित मजदूर को चोरी, जिसमें FIR में नाम नहीं था, नवाबगंज थाने की पुलिस ले जाती है और उसके ऊपर सीने पर उसके लोग कूद रहे थे उससे उगलवाने के लिए। मौत हो जाती, लाश नहीं दिया जाता, जलाने का मौका नहीं दिया जाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती। ये कहीं से आपको लग रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र है और यहाँ पर हम मोदी जी का जन्मदिन मनाएं? हम एक ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने की बात क्यों सोच रहे हैं जिसके हिस्से में तमाम बेगुनाहों की हत्याएं हैं, तमाम महिलाओं के बलात्कार है, तमाम घरों को जलाने का इल्जाम है। आपको मैं अगर सिर्फ आपको बुलडोजर का आंकड़ा दे दूं, 1.5 लाख घर, ये मैं हिंदू के सब रिपोर्ट है, मैं कहीं किसी लोकल अखबार से नहीं, 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से गिराया गया। ये मोदी राज का करिश्मा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का एक दिल्ली में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, एक उत्तर प्रदेश में भावी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। दोनों लोगों ने मिलकर जिस तरह से जो मंजर आम पेश किया है, वो तो मेरे ख्याल से हिटलर के जमाने की आपको याद दिलाई जाएगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, बलिया से लेकर इलाहाबाद का कोई भी विपक्ष का नेता ऐसा नहीं बचा था जिसके घर में पुलिस और गारद न लगा दी गई हो कि आप हाउस अरेस्ट हो। क्या जमहूरियत का यही तकाजा है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम हमारे शहर में आवे और हमारे चौकट पे पुलिस बैठे कि आप हाउस अरेस्ट हो? क्या इतना भी हम कौन जा रहा? अब तो आपने प्रदर्शन की सारी जगह खत्म कर दी, मीटिंग की सारी जगह खत्म कर दी। हम चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठ के भी न चर्चा करें कि मोदी जी आए तो हमें क्या खोएगा, क्या पाएंगे? आपने कौन सा ये जमहूरियत दिया है कि 1.5 लाख घर बुलडोजर से गिरा है? जावेद मोहम्मद, इलाहाबाद में जो पहली घटना हुई थी, बीबी के नाम मकान है। जावेद मोहम्मद तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, तो उसको 21 महीना जेल में रखा गया। उसकी बीवी और बच्चों को बिना मुकदमे के महिला जेल में रखा गया और कहीं कोई भी चीज नहीं साबित हो पाई उनके खिलाफ। और आज भी वो बेहद असुरक्षा में रहे। उनका कोई फेसबुक पोस्ट आता है, तुरंत थाने से पुलिस उनके घर चली जाती है। ये कौन सा मुल्क है जिसमें 30 करोड़ लोग रोज सोचते हैं कि हम रात को सोएंगे तो सुबह हमारी नींद हवालात में खुलेगी, जेल में खुलेगी या कैद में हम जिंदा पा जाएंगे? इतनी असुरक्षा आपको मैं देख। और आपने नौजवानों को क्या दिया? 2014 में एक सपना दिया, सेनेटर बन के आप आए, 2 करोड़ रोजगार। बेरोजगारी से हो रही आत्महत्याओं का मैं एक छोटा सा नजारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपका दिल टहल जाएगा। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बातों का जायजा लिया होगा कि कोटा में क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं, कोटा में लड़के क्यों जान दे रहे हैं, लाखों रुपया घर लोन लेकर पढ़ने वाले लड़के। हिंदुस्तान का जो आंकड़ा 2016 में 22,000 नौजवानों ने रोजगार के लिए आत्महत्या किया, 22,098, 2017 में 2298, 2017 में 2400 बढ़ रहा है, 2018 में 2741 बढ़ रहा है, 2019 में 2851 और बढ़ा और 2020 में 3548। तो क्या हमारे लिए मौत का सौगात लेके आ रहे हैं? क्या हम अपने बेटों की लाश को ले अपने हाथ में लेकर प्रधानमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाए कि मोदी जी ये लीजिए आपके जन्मदिन का तोहफा, मेरा बेटा पंखे से जुड़ गया, मेरा बेटा रेल की पटरी पे सो गया, मेरा बेटा तलपास की गोली खा के लेट गया, ये लीजिए आप अपने जन्मदिन का तोहफा? इतना भयावह हिंदुस्तान, इतना भयावह हिंदुस्तान। 5 साल से जिस आदमी के खिलाफ चार्जशीट में एक भी पन्ने में एक भी लाइन नहीं है, वो आदमी 5 साल से जेल में उम्र खाली था। अकेले नहीं है, उसके साथ 7 लोग ऐसे हैं। और ये हिंदुस्तान के सबसे पढ़ी लिखी जमात है। ये जामिया से पढ़े हो, अलीगढ़ से पढ़े हो, DU से पढ़े हो, JNU से पढ़े हो, ये वो लोग हैं जो आइडियल है। ये यूथ उमर खालिद
एशिया के यूथ का आइडियल है ये अपनी उम्र का नेल्सन मंडेला है, लेकिन इसको इस जेल से रिहाई सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही है कि इसका नाम उमर खालिद और इसके दोस्तों का नाम भी हमारे नाम से मिलता जुलता नहीं। वही हाल भीमा कोरेगांव का था। फादर स्टेन्स जैसा तपस्वी आदमी जो आदिवासियों के प्रिजनर्स राइट के लिए जो जेलों में सड़ रहे थे, जिनके पास वकील नहीं था, जिनके पास जमानत का पैसा नहीं था, उनको आजादी के हवा में सांस लेने की जरूरत, और आपने जाकर बंबई की जेल में उनको मार डाला। आप बर्बर राव को इतना बीमार कर दिए जेल में कि बाहर कितने दिन बचेंगे कोई दिन नहीं जानता, और बाकी सभी लोग जेल में हैं या कंडीशनल बेल में है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और जो पुलिस बाहर खड़ी है उसका खर्चा भी देना है। ये कौन सा जन्मदिन है? जन्मदिन तो दुनिया में बहुत सारे लोग मनाते हैं, तो देश के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन ये तो एक तानाशाह का जन्मदिन जैसे मनाया जा रहा है। इसमें आपको मजबूरी, आपको पता है बिहार में, मैंने सुना बिहार में अब फिल्में दिखाई जा रही है। जन्मदिन को उन्होंने चुनावी राजनीति का मोहरा बना दिया गया। मोदी जी के नाम की फिल्में, मोदी जी के जो तमाम बड़े बड़े कारनामे, मोदी जी ने शेर लाया, चीता लाया, मोदी जी ने ये लाया। अब मोदी जी ने किया क्या? छोटे छोटे देश जो हमारे तरफ बड़ी उम्मीद से देखते थे, जो हमारे पड़ोसी थे, उनसे भी हमको एकदम दुश्मन का दर्जा दिला दिया। नेपाल हमारे साथ नहीं खड़ा है, बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, लंका हमारी तरफ देखना नहीं चाहता, म्यांमार से भारत का एकदम, और पाकिस्तान का तो हाल देख ही रहे हैं कि कल आपने मैच भी खेला, हाथ भी नहीं मिलाया, आपके भाजपा के ही लोग आपका पुतला फूकने लगे देश भर में। आपकी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बाकी पार्टी छोड़ दीजिए, कांग्रेस सपा बसपा तो कर ही रही, आपके पार्टी के लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतर आए कि आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, तो भाई एक बार जारी ही साबित कर देते। कई बार एशिया कप में भारत नहीं खेली है, ऐसा पहली बार तो होता नहीं, लेकिन ये जो सट्टा की दलाली में बैठा हुआ है 4 फुट का अध्यक्ष, इनके परिवार का लाडला, जिसके नाम क्रिकेट के बड़े बड़े कीर्तिमान हैं, जो माँ के गर्भ से ही क्रिकेट के सारे कौशल सीख के जो आज आईसीसी का अध्यक्ष बने हुए हैं, उसको मालूम है कि कारपोरेट का कितना पैसा इसमें से निकल के आएगा, किसको कितना सोना बरसेगा। तो आपने क्रिकेट को तिजारत बना दिया और क्रिकेट को राजनीति के गंदे नाले में जाकर ढकेल दिया। पूरा देश तू कर रहा है आपका। तो आपने क्या दिया इस देश को? आपकी विदेश नीति फ्लॉप, आपकी अर्थ नीति फ्लॉप। आपने कोरोना आया तो आपने सारा मोहरा तबलीगियों के सर पर फोड़ दिया और थूक जिहाद का शब्द निकाल दिया। पूरे देश में मुसलमानों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। थूक जिहाद है, तबलीगियों ने फैला दिया कोरोना, और एक मुल्क ने 10 मुल्कों के तबलीगी जमात के लोग थे, तो कोरोना खत्म हो गया तब तक जेल में थे। जी कौन सा जुडिशरी का आलम आप देख रही हैं? जुडिशरी जो चाह रहा है सरकार, वो उसी तरह से वो कर रही, और जो सरकार के खिलाफ है वो जज का भी रास्ता रोका जा रहा है। जस्टिस कुरैशी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हुकूमत के चरणों में अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनको परेशान किया गया, हद तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आने दिया गया। इतनी लंबी कहानियां हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमको नहीं, आपने राय साहब बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूंगी बहुत ही लाजवाब तरीके से आपने जो तमाम चीजें हैं, पूरे डेटा और सबके साथ आपने यहाँ रखा, एक तरह से खोल के आपने तस्वीर यहाँ पर रख दी है कि फिलहाल हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और हम सब लोग कहाँ खड़े हैं, वो सब आपने पूरी तरीके से बता दिया है। और इसीलिए आज का दिन एक तरफ सेलिब्रेशन तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के जायज सवालों को उठाने का है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक, पत्रकार, एक्टिविस्ट और सब कुछ होने के नाते। रविंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया कि ये जो आदेश एक तरह से पारित कर दिया जाता है एक राजा की तरह, और जो मैंने कहा कि अम्बेडकर ने कहा था कि कैसे इवेंचुअली डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है, हीरो वर्शिप। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हीरो वर्शिप, लेकिन क्या वाकई में लोग मोदी जी को हीरो भी मानते हैं? नमस्कार बुशरा जी। दिल्ली से प्योंगयांग जो है वो 4170 किलोमीटर है। आज दुनिया तो ग्लोबल विलेज है,
प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की राजधानी और उसके प्रेसिडेंट का नाम है किम जोंग यून। आप जानती हैं उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। ये बस मैंने दर्शकों की जानकारी बढ़ाने के लिए बात बताई। आज हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप का तसव्वुर जब हमारे फोर फादर्स ने किया था, क्या वो ठीक वैसा ही था जैसा हम लोगों को दिख रहा है? क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है किसी और देश से प्रभावित हो रहा है? हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान इन दोनों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन इस पिछले 100 साल में 75 बरस में कोई रहा होगा, या जिसको दोनों ने एक मत से अपना विलन स्वीकार किया, तो वो व्यक्ति होगा मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको एक आम राय से सबने कहा कि भाई इस व्यक्ति की वजह से भारत और पाकिस्तान का तकसीम हुआ। जब इसी सितंबर के महीने में बरस 1948 में जिन्ना का इंतकाल कराची शहर में हुआ, तो उससे अगले महीने हिंदुस्तान की जब संविधान सभा बैठी थी, उस संविधान सभा के महान माननीय सदस्यों ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत की संविधान सभा के भीतर श्रद्धांजलि दी। उनका आप देखिए कितना बड़ा उन लोगों का मन था, कितने मैग्नेनिमस वो लोग थे। वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर हिंदू और मुसलमान एकजुट रहें, एक साथ रहें। आज क्या हमारी हुकूमत उसी रास्ते पर चल रही है? क्या हम लोग आज की तारीख में अगर हम लोग जो संविधान सभा थी ना बुशरा जी, वो संविधान सभा 1950 में लोकसभा बन गई और उसके बाद इलेक्शन हुआ, और जब चुनाव हुआ उसके बाद पहली लोकसभा जो है वो सामने आई। तो आज की तारीख में जब हम लोग 75 इयर्स डाउन द लाइन बात करते हैं, तो क्या इस देश में हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग किसी पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को इस तरह से संसद में उसके बारे में बात करेंगे और उस व्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? हमारी जो दिशा है वो क्या भटक गई है? जो तसव्वुर हमारे देश की प्रगति के लिए उस दौर में किया गया था, क्या हम लोग उस रास्ते पर आगे जा रहे हैं? ये देखना समझने की जरूरत है हिंदुस्तान की आम आवाम को, और आम आवाम को जो समझने सोचने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं रील में खत्म हो गई है। वो लोग आज केवल रील से अपने इतिहास का, भूगोल का और भविष्य का अंदाजा लगा रहे हैं, और इसीलिए आज ये दिक्कतें हम लोगों को आ रही हैं। बात ये नहीं है कि बीजेपी ने किस तरह का एक एड आपने दिखाया वो उन्होंने जो जारी किया, किस तरह का एड जारी किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या है। क्या लोगों में उस तरह का रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के बाद सब एक सभ्य समाज में दिखना चाहिए? क्या हम लोग अपने बगल में बैठे किसी हिंदू, मुसलमान या सिख के बारे में अपनी राय उस रील के माध्यम से कायम करेंगे जो हम लोगों को किसी तीसरे चौथे आदमी ने एक प्रोपेगेंडा के तहत भेजी है, या फिर हम लोग अपने निजी ताल्लुकात संबंधों के आधार पर अपना फैसला करेंगे? अब हमने अपना फैसला करना छोड़ दिया है और जो सामने परोसा जा रहा है उसी के आधार पर अपना हम लोग भरोसा कर रहे हैं। अब डेमोक्रेसी की एक बड़ी खास बात यह भी है बुशरा जी कि जैसी आवाम होती है वैसे ही उसको हुक्मरान मिल जाते हैं। जिस तरह की आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। आज की आवाम जो है वो भारत की ये चाहती है, उसका एक बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि इस तरह के लोग हमारे ऊपर राज करें। वो लोग कर रहे हैं। जिस दिन देश के लोगों को इस बात का भरोसा होगा कि ये रास्ता प्रगति का नहीं है, ये रास्ता अवनति का है और ये रास्ता जो है बर्बादी की तरफ लेके जाता है, उस दिन शायद लोगों में एक जागृति आए, तब जाके लोग जो है कहीं न कहीं इस बात को समझेंगे। आज जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं हर अखबार में, आज हम लोग जो अखबारों में देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री के जन्मदिन की जो हर अखबार के पहले पन्ने पर है, और ट्विटर से लेके फेसबुक और बड़े बड़े लोग, इसके पहले कितने सारे ऐसे
बहुत प्रसिद्ध और पॉपुलर प्रधानमंत्री इस मुल्क में दिए हैं, लेकिन लोगों ने कभी इतना ज्यादा उनको जन्मदिन की बधाइयां नहीं दी। चाहे वो इंदिरा गांधी 71 में चुनाव जीत के आई हो, चाहे राजीव गांधी 400 सीट से ऊपर जीत के आए हों, या फिर पंडित नेहरू जीत के आए हों, जिनकी जब डेथ हुई थी तो दिल्ली की सड़कों पर लोगों को तिल रखने की जगह नहीं थी। लेकिन उस आदमी के जन्मदिन पर भी कभी इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया। और मैं तो हैरान हूं, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं पंजाब के बगल में, पंजाब के लोग दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर रो रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी आपके पास इतना पैसा था तो थोड़ा पैसा हम लोगों को दे देते। हम लोग तो यहाँ तिल तिल करके मर रहे हैं, हमारी जमीन, हमारा घर, हमारे जो सारे कारोबार थे, अरे यहाँ तक कि हमारे तो भैंसे मवेशी भी नहीं बचे। हम लोग कम से कम मवेशी खरीद लेते, हमारे बच्चों का 2 वक्त का खाना तो चल जाता, इतना अगर आपके पास पैसा है तो। यहाँ पर तो लोग इस बात को रो रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश बगल में, जिनके पास केवल एक ही संसाधन इस मुल्क में बचा हुआ है, वो है टूरिज्म। पिछले 5 साल से टूरिज्म की जो हालत हिमाचल में हुई है वो तो किसी से छिपी नहीं है। तो जिस देश में इस तरह के हालात हों और उसका प्रधानमंत्री इतना वैभवशाली जन्मदिन मनाए, तो हम लोग ये बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि भाई ग्लोबल विलेज है देश। तो विश्व तो ग्लोबल विलेज बन गया है। यहाँ से अलग अलग कंट्रीज की दूरी आप लोगों को मानने की जरूरत है। वैचारिक तौर पर दूरी कितनी है? वैचारिक तौर पर भी क्या उतनी दूरी है या वैचारिक तौर पर दूरी घटी है? अब ये सवाल है। कई मुल्कों में हमने देखा कि लोगों ने इस तरह की प्रधानमंत्रियों की जो उनका जो रहन सहन था, जीवन यापन था, उसको स्वीकार नहीं किया, लोगों को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक जो बड़ी तादाद हिंदुस्तान की आज भी है वो गरीबी में है, भुखमरी में है और मुफलसी में है। तो उस जनता को भोजन, रोटी और शिक्षा पहुंचाने की पहली जिम्मेदारी हुकूमतों की है। हुकूमत उस काम में जब बुरी तरीके से फेल होती है तब ऐसे ऐड सामने आते हैं जैसे आज आए। हमारे गंगा मैया उस वक्त पे पूरी की पूरी लाशों से अट गई थी जब हम लोगों ने देखा कोविड की पहली दूसरी लहर आई थी, लेकिन उन लहरों को भी लोगों ने इग्नोर कर दिया। और जिस दौर में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में अदावत इस मुल्क में थी, जब भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए, उस टाइम मिलियंस ऑफ पीपल मर गए थे, तो भी बुशरा जी देखिए दो बंगाल और पंजाब, इन दोनों, ये 2 ही प्रदेशों का तकसीम हुआ था क्या? और इन दोनों प्रदेशों में आज भी अगर आप पंजाब में जाएंगी तो पंजाब में भी लोगों के जहन में मुसलमानों के प्रति उतना ज्यादा नफरत नहीं है जितनी उन इलाकों में हम लोग देख रहे हैं जहां पर इस जी वीडियो जो है वो स्टॉप हो गया है रविंद्र जी का। जी रविंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से इस राजनीति ने और इस बंटवारे की पॉलिटिक्स ने लोगों के जहन में जहर भर दिया है, ये अभी इसका असर हम लोगों को आइंदा आने वाली पीढ़ियों पर भी दिखेगा। और इसके लिए बड़ा जरूरी यही है कि कम से कम लोग अपने स्तर पर सोचने की कोशिश करें, शुरुआत करें, क्योंकि ये एक पीढ़ी तक रुकने वाला जहर नहीं है। ये जहर खत्म हो जाता अगर इससे लोगों के दुकानदारी ना चलती तो, लेकिन जिन लोगों के इससे दुकानदारी चलती है वो इसको खत्म नहीं होने देंगे। और जनता की जो हालात बन गए हैं, क्योंकि वो लोग सोच पाने की शक्ति उनकी कमजोर कर दी गई है, वो जो तीक्ष्ण बुद्धि थी उसको कुंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज वो लोग रोजी रोटी की लड़ाई में लगे हुए हैं। और जब भी इस तरह का जलजला आता है, जब भी इस तरह का सैलाब आता है जो पंजाब में हमने देखा, उन लोगों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए बुशरा जी, पेट जो है ना, पेट से बड़ा इंसान के लिए जरूरत का कोई चीज नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, ये तो बड़ी फेमस कहावत है, वही व्यक्ति फिलोसोफर बनेगा जिसका पेट भरा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब की बाढ़ की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे वक्त में ये भी देखा कि कैसे मेवात से लेकर और तमाम जगहों से लोगों ने, मुसलमानों ने खासतौर पर ऐसी बातें कहना जरूरी होता है। जब हम एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि
कैसे खाई पैदा हुई है। तो हमें भाईचारे की इस तरह की तस्वीरों को भी देश तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि लोगों ने अपने घर खोल दिए। एक बुशरा जी, बुजुर्ग पंजाब आकर, बुशरा जी, पंजाब तो वो इलाका है इस देश का जिसने अब्दाली और नादिर शाह के खिलाफ यहाँ के मुसलमानों ने सिख मिसलों का साथ दिया था। उन्होंने नादिर शाह का साथ नहीं दिया, उन्होंने अब्दाली का साथ नहीं दिया था। वो लोग तो खड़े हुए थे, यहाँ के जो लोकल सिख मिसल हैं उनके साथ खड़े हुए थे। और एक और आखिरी बात, ये तो सिख तो उतने सेक्युलर लोग इस मुल्क में हैं जिनके जो सबसे बड़ा दरबार साहब है उसकी नींव तो मुसलमान ने रखी थी, मियां मीर ने। तो इनको कौन सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए वो भाईचारे की बहुत खूबसूरत तस्वीरें जो है पंजाब की इस आपदा में हमें देखने के लिए मिली, जो दिल को छू गई। और ये साफ तौर पर दिखा कि इंसानियत इस देश में कितनी ज्यादा अभी भी बची हुई है, उसी तरीके से बची हुई है, भाईचारा बचा हुआ है। इसीलिए तो देखिए तमाम ताकत लगाने के बाद भी देश के 63% से ज्यादा लोगों ने मोदी सरकार, उनकी नफरत और उस सबके एजेंडे को नकार दिया। अगर ऐसा ही होता तो पूरी तरीके से एक तरफा उनकी जीत फिर से होती। लेकिन वो जरूर है, जब जब नफरत कम होने लगती है तब उसकी आग को भड़काने के लिए उसमें घी ही नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं ताकि उसका डोजेज जो है वो बढ़ाया जा सके, वो इंजेक्शन जो हैं वो दिए जा सके। बहुत संक्षेप में अरुण जी आपसे और फिर तीनों मेहमानों के पास आऊंगी, वक्त की कमी है अरुण जी, कि क्या कोई सबक मोदी जी सीखते हुए आपको नजर आ रहे हैं? हमने नेपाल देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, श्रीलंका देख लिया, हमने और भी देश देखे जहां जहां तानाशाही है, जहां गरीबों के अधिकारों का, बेरोजगारों का सिलसिला इस तरह से बढ़ता है और अपने आप को जो शासक है वो राजा समझने लगता है, तो क्या होता है? प्रजा इस तरह से उठ खड़ी होती है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या कुछ कोई भी सीख आपको लगती है, या आपको लगता है कि उनको लग रहा है कि नहीं, हमने सारी संस्थाएं सब कुछ तो अपने कब्जे में कर लिया है, वोट हासिल करना, इलेक्शन जीतना यही सबसे बड़ी बात है, वो तो हम कर ही लेंगे। दूसरा जी, अगर उसका 1% भी सोचा होता तो आज ये जश्न नहीं हो रहा होता। इस देश में आज ये जो पेड जश्न है, ऑर्डर्ड जश्न है कि भाई करना है, शहंशाह का जन्मदिन है, उनका वो है, आप अवतरण दिवस है, जन्मदिन क्यों, वो तो अवतार लिया है उन्होंने। मैं ये कहता हूं कि कोई भी शालीन, शिष्ट और संवेदनशील व्यक्ति ऐसे माहौल में, जब आपके देखिए कल ही देहरादून में कितनी तबाही हुई है, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के कई इलाके डूबे हुए हैं, लेकिन उसके बाद वही संहीन व्यक्ति ही जश्न मना सकता है, वो भी उम्र के उस पड़ाव में जहां वानप्रस्थ भी खत्म हो जाता है, फिर संन्यास जाता है पूरी तरह से। और दूसरी चीज जो रविंद्र कह रहे थे, वो लोग और थे जिन्होंने जिन्ना साहब को श्रद्धांजलि दी थी बंटवारे के बाद। ये इतने कमजोर लोग हैं कि ये आंख से नहीं देखना चाहते। सतपाल मलिक मरे, उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं था प्रधानमंत्री का। धनखड़ साहब, अभी 2 दिन पहले जब शपथ हुई थी, धनखड़ साहब हाथ जोड़े खड़े रहे, देखा नहीं। इनकी नजर में कहीं भी, जिसको कहते हैं आग का पानी मर चुका है, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ बदला लेना आता है, और उसकी मिसालें एक नहीं है, मिसाल दर मिसाल है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि गोधरा से शुरू हुई मिसाल दंगों से होते होते अब क्या आप, जब वोट चोरी की बात घोषित हो गई, तब एसआईआर के सामने जिस तरह से चुनाव आयोग खड़ा है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बिहार में नाटक कर रहे हैं, जो चीजें करवा रहे हैं, इसके आगे कोई संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और ये जो चोले बदलते हैं ना, इसमें कहीं 1% भी, जितने घड़ियाली आंसू मां के नाम पर बहाए, जितनी बातें की, उसका 1% असर भी अगर अंदर होता ना, तो आज प्रधानमंत्री पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के साथ संवेदना शेयर कर रहे होते, उनके साथ खड़े होते, ये जश्न नहीं मना रहे होते, और झूठ के पुलिंदे पड़ रहे हैं हर जगह वही रटा रटाया। तो ये, इसको फिर क्या कहा जाए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। आपका लास्ट कमेंट राय साहब की, आपको क्या लग रहा है कि कोई किसी तरह का कोई सबक आपको लग रहा है कि कोई सीखते हुए वो नजर आ रहे हैं? और या आपको लग रहा है कि आखिर मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि 240 पर सिमट गए,
उनको दिख रहा है जनता का गुस्सा, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह की बेशर्मी हमने 2014 से देखी थी उसमें इजाफा तो देखने के लिए मिला है। ग्राफ बढ़ा तो है लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई है। आखिर ये जिताई आती कहां से है? 240 में 68 और घटा लीजिए, और अगर सही ये बात इस तरह के वोटर लिस्ट न रहे होते तो और पता नहीं क्या होता। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि नफरत की आंधी अपनी जगह है। ये तो संघ ने और भाजपा ने 1925 से 100 साल हो गया उस देश को इसमें धकेलते हुए, लेकिन मोहब्बत का कारवां भी बढ़ रहा है, दोस्ती का, एकजुहियत का मसला भी मजबूत हो रहा है। आप देखिए अभी पंजाब किस तरह से मुसीबत में था, और मुसीबत इनकी लाई हुई थी। पाकिस्तान का जो पानी रोके हैं उसके वजह से सब कुछ, वो पानी हर जगह भर चुका था, ओवरफ्लो था, और जब बारिश का पानी उसमें शामिल हुआ तो वो फट पड़ा, और आज पंजाब को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन निकला कौन? निकले सबसे पहले मोहम्मद उस्मान लुधियानवी, जो लुधियाना के शाही इमाम है। उन्होंने ऐलान किया सारे पंजाब के मस्जिदों और मदरसों के लिए कि अब जब तक कि किसान के खूंटे को उसके जानवर वापस न बच जाए, जब तक उनके घर के अंदर चूल्हा जलता हुआ न दिखाई दे, कोई भी मुस्लिम कौम का कोई भी आदमी चैन से नहीं रहेगा। खाना बना के पहुंचाएगा, अनाज, कपड़ा, गहना, रुपया, पूरी ताकत लगा दी। और मेवात के मुसलमान जो हरियाणा में थे, जिनको भाजपा के लोग कहते हैं छोटा पाकिस्तान है, और कैसे कैसे उन्हें वहां पर सांप्रदायिक राजनीति की 100 ट्रक के करीब उन लोगों ने सामान भेजा, और वहां की बूढ़ी माताओं ने अपने गहने तक भेज दिए और कहे हमारा ये रिवाज है, हम गहने इसलिए रखते हैं कि हम कोई मुसीबत आवेगी तो ये गहने काम आएंगे, तो मेरे दूसरे कौम की मुसीबत है, ये गहने वहां पहुंचाए जाए। एक एक ऐसे ऐसे दर्दनाक सीन था। एक बुढ़िया ने मुस्लिम महिला थी, एक बोतल में सिर्फ आधा उसके सरसों का तेल बचा था, उसने जाकर दाब पेटी के सामने बगल, ये जज्बा था। आपने देखा इलाहाबाद का भी जज्बा देखा होगा, जब यहाँ को कुंभ में 29 नवंबर को भगदड़ हुई, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मरे, भगवान जाने। उस वक्त बेहद परेशान हिंदुओं के लिए इलाहाबाद के मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, इबादत गाहों के सारे दरवाजे खुल गए। मुसलमानों ने अपने ड्राइंग रूम खोल दिए, अपने बेडरूम में सुलाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई, और रोका और रखा, उनको सुरक्षित विदा किया इलाहाबाद से। सारी दुनिया ने देखा। जबकि ऐलान था यहाँ के अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष का कि इस बार कुंभ में मुसलमान को घुसने नहीं देंगे, कुछ बेचने नहीं देंगे, यहाँ तक कि गाड़ी भी कोई आएगी तो उसका ड्राइवर क्लीनर मुसलमान नहीं होगा। ये सारी स्थितियां हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि वो अपना जन्मदिन बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे इस देश के नौजवान को शिक्षा मिले, काम मिले, इस देश के किसान को उसके खेतों पर अधिकार न मिले। यह न हो कि भागलपुर में आपने 1050 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपया सालाना पर दे दिया, आपने बंसारा जो आपका ग्रीन फील्ड था, आपके उसका जो पेट्रोल वाला, उसको आपने अडानी को दे दिया। आपने असम में पूरे जिले भर के हमारे जज साहब ने माथा पीट दिया। सोच समझकर आप अडानी का नाम लीजिए, ऐसा ना हो कि इस कार्यक्रम के बाद आपके पास भी नोटिस आ जाए और हमारे पास भी आ जाए कि अडानी का नाम लिया था आपकी वीडियो में, इसको हटा लीजिए, और आपके पास भी कोई नोटिस ना आ जाए। मैं अडानी साहब कह दे रहा हूँ, इज्जत से उनका नाम ले रहा हूँ। और अडानी, हम लोग छात्र राजनीति से ये सब करते हैं, बहुत बार जेल हुआ है, बहुत बार जेल से वापस आए, और आज भी यही सब काम कर रहे हैं। आप लोग जैसे लोगों ने जो मनोबल बढ़ाया हम लोगों का, हमारे इतने अच्छे पैनलिस्ट के साथ हमको सीखने बोलने का जो मौका मिल रहा है, उसमें सच बोलने का, जोखिम उठाने का साहस हमको पर, हम अकेले अपने नहीं महसूस। हम कह रहे हमारे साथ होगा तो हमारे 3 भाई आप हमारे साथ खड़ी मिलेंगे। तो ये जन्मदिन छोड़ दीजिए, जन्मदिन तो हम 2 अक्टूबर को मनाएंगे महात्मा गांधी का। शहादत तो हम 23 मार्च को भगत सिंह का याद करेंगे। ये लोग आते जाते रहेंगे। इतिहास में इतना बड़ा कूड़ेदान है कि बहुत सारे लोग उसमें गिरे पड़े मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और ये आपकी काबिलियत है, इस वजह से आप जो हैं वो तमाम जगहों पर आप मकबूल हैं, आपको बुलाया जाता है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो ये आपकी काबिलियत है राय साहब। आखिर में संक्षेप में बहुत, रविंद्र जी लास्ट कमेंट आपका
कि जाहिर सी बात है हम तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी है उसकी भी हमने यहाँ पर बात की है, लेकिन सवाल फिर वही मेरे जहन में बार बार आता है कि हर चीज जो है वो जस की तस बनी हुई है। उसी तरीके से विक्टिम कार्ड खेलना, सेलिब्रेशन करना, इवेंटबाजी करना, वही हर जगह जाकर वो आसाम की तस्वीरें दिखाई गई कि देखिए लोग, हालांकि इतने किलोमीटर का फासला था मोदी जी और जनता के बीच में, मैं सोच रही थी कितना डरते हैं, यानी कि डर की राजनीति फैलाते हैं और खुद भी कितना डरते हैं। वही फर्क नजर आता है जब राहुल गांधी होते हैं और जब नरेंद्र मोदी होते हैं, कि राहुल गांधी उनके यहाँ दो शहादतें हुई फिर भी कैसे जनता के बीच में होते हैं, और मोदी जी का रोड शो और ये सब भी हमने देखा है कि वो किस तरह से होता है। ये कब तक ये इस तरह की तस्वीरें, तरह की चीजें जो है वो चलती रहेंगी? मीडिया का मुखौटा भी उतर रहा है, लोग देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो किन किन चीजों पर बहस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में। बिल्कुल ये बात सही है। देखिए कब तक रहेंगे ये तो जनता जब तक चाहेगी तब तक रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इसके लिए पूरा जोर लगा ही रहा है। अब तो जनता के हाथ में ही है, जब तक जनता चाहेगी, क्योंकि बाकी जो जितने भी इदारे हैं, हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, उन इदारों पर कंट्रोल कर लिया। और अब नए तरह का इवोल्यूशन हमने जस्टिस का भी देखा है कि दूसरे पक्ष से पूछने की भी जरूरत नहीं है, उसको नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं है, और सीधा एक फैसला कर दो कि भैया इनके यहाँ से आप जो है वो वीडियो हटा दो। अब यही अगर बात, एक छोटी सी बात हम लोग कह रहे हैं, यही बात अगर किसी टेलीविजन चैनल पर आई होती तो क्या यही करते क्या कोर्ट? अगर यही बात किसी अखबार, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी होती तो ऐसे ही करता क्या कोर्ट? लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है तो कोर्ट ने बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने उनको टेक डाउन करने का आदेश दे दिया। अब ये भी एक नया किस्म का इवोल्यूशन है। ऐसा तो मुझे लगता है जस्टिस या कोर्ट्स में हमने तो देखा नहीं ना सुना कभी कि भाई बिना दूसरे पक्ष को सुने आप एक तरफा फैसला दे दो, और फैसला मानने का आदेश कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब ये नए किस्म का भारत है, इसके पहले नहीं देखा हमने। बिल्कुल, और यही न्यू इंडिया है, और इसी न्यू इंडिया की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। न्यू इंडिया तो ये भी है कि जी अरुण जी, मैं एक बात कह रहा था कि नए किस्म का भारत है, यहाँ जन्मदिन जबरन मनवाया जाता है, लोग मनाते नहीं है, मनवाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो सब हमें दिख भी रहा है कि कैसे जबरन मनवाया जा रहा है। बड़े बड़े स्टार से लेकर बिजनेसमैन से लेकर हर कोई जो है नतमस्तक है, और वही मैंने जो कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वही है, और वही पावर के आगे सब नतमस्तक है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अरुण जी आपका, और राय साहब आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।